Hello, good morning children. Very warm welcome to all of you. In this video, we will discuss heterotrophic nutrition. You have learned autotrophic nutrition in previous video. So, our today's topic is heterotrophic nutrition. And you have also studied about the types of this nutrition. These are saprophytic, parasitic and holozoic. What happened in saprophytic mode of nutrition? In which the organism obtained their food from dead and decaying substances. Means वो फूड को पहले ही डिकम्पोज कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी में इनटेक करते हैं, राइट. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे ऑब्टेन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम देयर लिविंग होस्ट. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं? प्लांट्स में आता है कैस्क्यूटा, दैट इज द येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंड एनिमल्स में लाइस है, लीच है. दीज आर द लिवर फ्लूक जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, टैप वॉर्म और जो स्टमक में वॉर्म पड़ जाते हैं बच्चों के, दे ऑल आर द पैरासाइट्स. थर्ड इज द holozoic mode of nutrition. What happen in holozoic mode of nutrition? When an organism intake their food as a whole without any digested food, right? So we will discuss the holozoic mode of nutrition in detail, as you have learned in detail saprophytic and parasitic in your previous classes. So we should focus on the holozoic mode of nutrition in detail. Holozoic mode of nutrition में 5 main steps होते हैं children. तो देखिए क्या कौन कौन से हैं वो. Holozoic mode of nutrition. यस, फर्स्ट स्टेप इसमें चिल्ड्रन आता है इंजेशन. सेकेंड स्टेप, इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करना. सेकेंड स्टेप इसमें आता है चिल्ड्रन डाइजेशन. एंड थर्ड इज जो डाइजेस्ट हो गया है फूड, उसकी अब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप आता है चिल्ड्रन assimilation. And fifth step of the holozoic mode of nutrition is egestion. इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करना. डाइजेशन का मतलब जो फूड आपने अंदर लिया बॉडी में, उसकी ब्रेकिंग करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करना. अब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्ट फूड है उसको बॉडी अब्जॉर्ब करेगी अपने मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ के लिए. और असिमिलेशन का मतलब जो अब्जॉर्ब्ड फूड है उसको टारगेट रीजन पे ट्रांसफर करना. व्हाट अबाउट इजेशन? इजेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, जो वेस्ट है बॉडी के लिए, टॉक्सिक नेचर का होता है, उसको बॉडी से रिमूव करना. तो ये 5 स्टेप न सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होते हैं, इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एंड पैरामीशियम में भी ये 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं. लेट्स सी इन अमीबा. ओके, amoeba is a unicellular organism. It is generally found in a fresh water. तो स्ट्रक्चर क्या है इसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल बॉडी. ये क्या है इसका? न्यूक्लियस और ये सेल बॉडी है. पूरी सेल बॉडी में सारे के सारे वो सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो आपने एक टिपिकल सेल के अंदर पढ़ा है. अब हमने फोकस करना है किसके ऊपर? इसके फूड की जो हैबिट है किस तरीके से कैप्चर करता है. सी, अगर कोई फूड पार्टिकल्स इसके क्लोज आता है सेल मेम्ब्रेन के पास, तो ठीक उसी टाइम सेल मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हो जाती है और उसके तरफ फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग क्रिएट कर लेती है. कैसे बनाएगी? देखें नेक्स्ट स्टेप में. ये फूड पार्टिकल्स इसके पास आया तो ये बिल्कुल ऐसे, ये फूड पार्टिकल है, ये इसके चारों तरफ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है. ये फूड पार्टिकल आया इसके पास तो ये ऐसे, राइट, है वही अमीबा. और इधर की भी थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन इसके क्लोजर चली जाएगी, ये, और आपस में दोनों साइड की आके फ्यूज हो जाएंगे. तो फ्यूज हुई तो आपने क्या देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन से ही क्या बन गई है? वैक्यूल क्रिएट हो गई है. तो फूड पार्टिकल था एंड दिस इज द फूड पार्टिकल.
पार्टिकल, और फूड पार्टिकल जैसे ही इनगल्फ हुआ है, देन दिस रीजन ऑफ अमीबा सेल इज नोन एज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गई है, क्लियर हो गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर इस सेल बॉडी से, साइटोप्लाज्म में से डाइजेस्टिव एंजाइम एंटर करेंगे, देन दे डाइजेस्ट दिस फूड पार्टिकल। डाइजेशन हो गई, समझ आ गई, इंजेशन कंसेप्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में डाइजेशन हो रही है एंजाइम्स की हेल्प से, तो उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, मान लो ये फूड वैक्यूल है, यहाँ पे ये सारे डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। अब जॉब तो है ही है, साथ में डिफ्यूजन के थ्रू पूरी सेल बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है। जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और जिस जगह सेल को रिपेयरिंग की जरूरत है वहां पे भी ये डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है इस फूड पार्टिकल का, वो बिल्कुल इस सेल के पास आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास, और यहां से सेल अब्रप्ट हो जाएगी एंड दिस फूड पार्टिकल इज थ्रोन आउट। वेरी सिंपल। सो आपने क्या देखा कि पांचों जो स्टेप्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, इसमें देखने के मिल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपका दिया हुआ है चिल्ड्रन पैरामीशियम का। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस मिलेगा। इसमें आपने क्या देखा, अमीबा ने जो ये फूड वैक्यूल के चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए थे, इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। बट अमीबा जो पैरामीशियम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। दिस इज मैक्रोन्यूक्लियस, एंड दिस इज माइक्रो। एंड इसकी पूरी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, सीलिया। अब ये सीलिया जो वाटर बॉडी में फूड पार्टिकल्स है उनको एक डायरेक्शन में पुश ऑन करते हैं, और जिधर ये थोड़ा सा ग्रूम सा दिख रहा है, यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक स्पॉट होता है। इस स्पॉट से फूड अंदर की तरफ एंटर करता है, यानी एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे बॉडी में फूड हम कहाँ से लेते हैं, माउथ से, तो ये पैरामीशियम यूनिसेलुलर होते हुए भी एक पर्टिकुलर रीजन से फूड को इनटेक करता है। फिर आगे के सारे स्टेप्स वही होते हैं। अमीबा लेगा किससे, सूडोपोडिया से, एंड ये लेगा इस पर्टिकुलर पोर से। कंसेप्ट इज क्लियर। फिर फर्दर सेम स्टेप होते हैं उसमें। अब हम करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में ये न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा से कुछ विजुअलाइज कराना चाहूंगी। हम अपनी बॉडी का एंडोस्कोपिक टेस्ट करेंगे। देखिए, जस्ट क्लोज योर आईज एंड आपने विजुअलाइज करना है इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन। पूरा हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजिट विद माई साउंड। यस, आंखें बंद हो गई। नाउ आपने अपने बक्कल कैविटी को, माउथ को ओपन करना है, और आपने देखना है कि इस माउथ के अंदर जो आपको कैविटी नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, यस, आप क्लियरली देख रहे हैं। इसमें टीथ हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और टंग दिखाई दे रही है। टंग के ऊपर भी 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तीसरी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, वो विजिबल नहीं होंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड और आगे चलिए। बक्कल कैविटी का एक्सटेंडेड पार्ट होती है फेरिंग्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम थ्रोट। थ्रोट से और आगे मूव कीजिए। अब ये भी थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। इसका डिटेल हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। अभी आपने ये पासेस याद कर लीजिए इसको। So the extended part of pharynx is esophagus, food pipe. फूड पाइप जो हमारी फेरिंग्स है उसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर के करीब होती है, और ये दोनों के लिए, जो नेजल कैविटी है उसके लिए और बक्कल कैविटी के लिए, दोनों के लिए कॉमन पासेस होता है, यानी फूड भी इसी में से होकर निकलता है, तो जो एयर हमारी लंग्स में जाती है वो भी इसी से ही जाती है। इतना क्लियर। उसके बाद आगे चलिए आप इसोफेगस पे। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है,
एंड फेरिंग्स से आगे, फेरिंग्स को किसके साथ ज्वाइन करने का काम कर रही है? स्टमक के साथ। वाव, स्टमक जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन, और जो हमारी इसोफेगस है वो चेस्ट कैविटी से निकलकर किसके थ्रू निकलेगी? डायफ्राम के थ्रू निकलकर आ गई है अब्डोमन कैविटी में। यानी कि हमारा जो स्टमक है वो कहाँ पे लोकेट है? अब्डोमन कैविटी। यस, अब आपने स्टमक से थोड़ा और आगे मूव करना है। जो स्टमक की पूंछ है वो पतली टेबुलर स्ट्रक्चर वेरी लॉन्ग टनल में कन्वर्ट हो गई है। तो अपना जो एंडोस्कोप का कैमरा है उसको आप ऑन रखिए और आगे धीरे धीरे मूव कीजिए। ये जो कैनल है ये 6 से लेके 7 मीटर लॉन्ग होती है। वाह, चलते जाइए और जैसे ही आप एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे आप देख रहे हैं कि ये जो टनल थी ये फिर थोड़ी ब्रॉड हो गई है एंड इट कन्वर्ट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो थिन थी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, अब जहां खत्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाती है। चलिए जी, अब थोड़ी देर ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और फिर जब नीचे की तरफ आ रही है हॉरिजॉन्टल से फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और लास्ट में जाके अगेन ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और जो एग्जिट रीजन आ रहा है, एग्जिट पॉइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एनएस। नाउ ओपन योर आईज। ये हमारी आज की जर्नी खत्म हो गई है। अब कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ फटाफट आपने इस एलिमेंट्री कैनल के साथ दूसरे एसोसिएट ऑर्गन्स को मिला देंगे तो बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको ड्रॉ कीजिए। चलिए देख, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यस, और इस रीजन पे आके फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। यस, और फिर यहां से ये ट्रांसवर्स आपने बनानी है। फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ट्यूबुलर ही है लेकिन ये थोड़ी मोटी हो गई है। फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड लास्ट में ये एनएस। आपने क्या देखा, माउथ से शुरू हो रहा है, सीधा एक ही पासेज चलता जा रहा है। अब यहाँ कहोगे ये ओवरलैपिंग कैसे है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन पीछे से आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके है। ये नीचे से जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आ रही है। अब समझ आ गई? तो ये आपने इस तरीके से इसको शो करना है। अब जो इस एलिमेंट्री कैनल के साथ और दूसरे एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, इसोफेगस के ठीक नीचे यहाँ पे बना होता है चिल्ड्रन डायफ्राम। ये इसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करते हुए उसके बीच में से निकल के आता है अब्डोमेन कैविटी में और इस रीजन पे होता है आपका लीवर। लीवर में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, जहां पे लीवर का जूस यानी बाइल जूस स्टोर होता रहता है। ये स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर का। अब गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब निकल रही है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। यस, ये इस वाले रीजन से इधर की तरफ आ गया। ओके, अब स्टमक के ठीक नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। और ये दोनों जो लीवर से ट्यूब आई है वो दोनों आके किस में ओपन हो गई है? ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बन गया है, इसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। पूरे के पूरे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स हॉलो हैं, सिर्फ लिवर एंड पेंक्रियाज ये दोनों सॉलिड ऑर्गन हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब मैं सबकी लेवलिंग कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी लेवलिंग कीजिए। ये माउथ, बक्कल कैविटी में क्या क्या है? माउथ हो गए और यहाँ पे टीथ होते हैं, टेल
कितने टाइप के टीथ होते हैं हमारे बकल कैविटी में? 4 टाइप्स के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल नंबरिंग कितनी होती है? 32। साथ में ये टंग है जो कि बैक साइड से अटैच होती है, आगे ओपन होती है। टंग के ऊपर भी 4 टाइप्स की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वीट, उसके बाद सॉल्टी, श्योर एंड लास्ट में जो होती है दैट इज बीटर। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बकल कैविटी के अंदर होती है चिल्ड्रन, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। तीसरी क्या चीज होगी इसमें? ये टंग हो गई है आपकी, टंग, एंड नेक्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? ये 3 पेयर होते हैं, यानी टोटल 6 होती हैं। अब आ जाइए, जो हमारी बकल कैविटी है आगे किस में ओपन हो रही है? फेरिंग्स में, राइट। फेरिंग्स का अगला पार्ट आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, एंड कॉमन वर्ड इसका जो कॉमन नेम है दैट इज द फूड पाइप, फूड पाइप। अब इसको भूलना नहीं है आपने बिल्कुल भी, क्लियर। ये पूरी क्या है? बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस। उसके बाद जो ये इंग्लिश के जे लेटर का जैसा ऑर्गन है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टमक। स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, यहां तक क्लियर। अब ये जो आप इस जगह पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स, जो कि इस फूड को आगे जाने में को कंट्रोल करती हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरी क्या है? यहां से लेके इस रीजन तक, ये पूरी 6 से लेके 7 मीटर तक एक्सटेंडेड है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के 3 पार्ट होते हैं इसके, जो स्टमक के जस्ट साथ में जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, दैट इज नोन एज जिजोडिनम। इस रीजन को, यहां से स्टमक से लेके यहां तक का जो रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? लिखने में ये डियोडेनम होता है, लेकिन बोलेंगे हम इसको जिजोडिनम, जिजोडिनम। और इस रीजन से लेके जो यहां तक का है बीच में, जहां मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज नोन एज, लिखने में ये भी जेजनम होएगा, लेकिन जेजनम बोलेंगे इसको हम जिजोनम, लिखेंगे जेजनम, बोलेंगे इसको जिजोनम। और जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन इलियम। इसको हम क्या बोलेंगे? इलियम। मैं यहां लिख देती हूँ इस रीजन को, इलियम, क्लियर। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रही है, आगे वाला रीजन जो कि ब्रॉड हो गया है, यहाँ पे एक और ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, राइट। दिस इज द वेस्टिजिनल ऑर्गन। जब हमारे एंसेस्टर्स सेलुलोज बहुत ज्यादा खाते थे, तो उसके सेलुलोज के डाइजेशन के टाइम पे ये ऑर्गन वर्किंग था, बट एट प्रेजेंट ये वर्क नहीं है, सिर्फ एक अवशेषी अंग के तौर पे हम अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, काम कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसमें वाटर फिल हो जाता है तो ये बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर देता है, इसलिए इसको ऑपरेट कराना जरूरी हो जाता है। नाउ ये पूरी यहां से लेके इलियम के आगे का पोर्शन, ये पूरा रीजन, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं जो ऊपर की तरफ उठ रही है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल फ्लैट चल रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन, या सीधा आप लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम है इसका। अब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाउन गई, फिर उसका आगे का जो ब्रॉड रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हुई है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो असेंडिंग। नाउ इट इज ट्रांसवर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। इसको क्या बोल देंगे हम? डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका नेक्स्ट रीजन आता है रेक्टम
दिस इज द रेक्टम, और रेक्टम की जो ओपनिंग है बॉडी से बाहर, दैट इज कॉल्ड एनस। तो ये आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर देखी, इसमें चीज में रह क्या गई है चिल्ड्रन? दिस इज द लीवर, जो कि कहना जाए कि इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और लिवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है वो स्टोर रहता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, राइट। और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस एक ट्यूब के थ्रू लेके आया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ, जहां आके ये पेनक्रियास की जो डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट है, उसके साथ जुड़ के एक कॉमन डक्ट बना लेती है। फिर ये कॉमन डक्ट इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजोडिनम वाले रीजन में आके खुलती है, ठीक है। तो बाइल लेके आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। आई थिंक अब आपको जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन सारे क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया, डायग्राम भी आपका बन चुका है। अब आइए हम हर ऑर्गन का फंक्शन देखते हैं कि जो फूड हमने अंदर लिया है उसमें कहां कहां पे कौन कौन सा फंक्शन होता है। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यही बक्कल कैविटी की ही। बक्कल चिल्ड्रन अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए थ्री मेन जो कंपोनेंट्स है उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को। विटामिन मिनरल्स को हमारी बॉडी डायरेक्ट फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेती है। तो सबसे पहले जो हम डाइजेशन देखेंगे किसमें? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आपने खाना खाया, उसको थोड़ी देर पहले आप ब्रेड का पीस लीजिए या चपाती का, परोठी का, जिसका मर्जी पीस लीजिए, जैसे ही आप माउथ में रखते हैं आपको उसका कोई भी टेस्ट नहीं एक्सपीरियंस होता। बट जैसे जैसे आप उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, चिविंग करते हैं, काम कौन कर रहा है ग्राइंडिंग का? टीथ करते हैं हमारे, और साथ में टंग क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, सलाइवरी जूस, उसकी फूड के साथ मिक्सिंग कर देती है और कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी में कौन सिक्रेशन कौन कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किस चीज का सिक्रेशन कर रही है? सलाइवरी जूस। और सलाइवरी जूस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? अब एंजाइम क्या है? दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आप कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। दो सबस्टांस which do not take part in the chemical reaction but they can control the rate of reaction, they can increase the rate of reaction और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी में जो बहुत इसेंशियल है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम आवर बॉडी कांट डाइजेस्ट एनी काइंड ऑफ फूड, राइट। तो ये हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी जूस सीक्रेट कर रही है, और उस सलाइवरी जूस के अंदर प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन सलाइवरी अमाइलेज, एंड दिस सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करेगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट, और किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? ग्लूकोज में। ये इसको पे काम करेगा तो ग्लूकोज। तो थोड़ी देर बाद में जैसे ही आप बाइट को चीव करते हैं तो वो बाइट आपको स्वीट लगेगा। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी का क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ये स्वेलो हो जाता है, काफी वेट भी गीला भी हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है, एंड और वो स्वेलो कर लिया जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होती और इसोफेगस के अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होती। अब फूड कहाँ एंटर कर रहा है? आपके स्टमक में। अब यहां से आपने अच्छे से समझना है। स्टमक में जैसे ही एंटर किया, इसकी जो इनर वॉल है दैट गेट स्टिमुलेट एंड इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करेगी? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर HCl, म्यूकस, एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। पेप्सिन इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। दिस इज एसिड है, ये आप फैमिलियर है। एंड म्यूकस जो कि अब इनके मैं काम बता देती हूँ। HCl का काम क्या है? जैसे ही फूड एंटर किया, एक तो इसके साथ जो पैथोजन हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको किल करना। सेकेंड थिंग,
इस एंटायर मीडियम को एसिडिक बनाना, ताकि उस एसिडिक मीडियम में पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर वर्क कर सके, प्रोटीन की थोड़ी ब्रेकिंग कर सके, उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगी? पेप्सिन। अब यहाँ तक क्लियर है। अब म्यूकस का क्या काम है? क्योंकि इस स्टमक की इनर वॉल काफी डेलिकेट होती है, तो उसके एसिड के कोरोसिव नेचर से बचाता है म्यूकस, हमारे स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर होगी। 2 to 3 आवर्स फूड स्टमक के अंदर रहता है, प्रोटीन की डाइजेशन भी हो रही है, तो साथ में इसकी ग्राइंडिंग भी हो रही होती है मसल्स की एक्शन के थ्रू, राइट। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है बहुत ही सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है, और इस रीजन से ये जब यहाँ पे होती है चिल्ड्रन स्प्लेंटर मसल्स, स्प्लेंटर मसल्स, ये कौन सी मसल्स हैं? ये रिंग शेप की मसल्स होती हैं जो एग्जिट और कोई चीज एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करती हैं। अब ये यहाँ पे इस जगह पे भी होती है, जहाँ इसोफेगस हमारी खत्म होती है वहां पे भी स्प्लेंटर मसल्स होती है। इनके टाइप्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि इन मसल्स का काम ये होता है कि फूड को एक डायरेक्शन में जाने की परमिशन देना। तो अब फूड ऊपर इसोफेगस में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस रीजन में जाएगा? सबसे पहले जियोडिनम में, राइट। अब इतना डाइजेशन क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए तीसरा जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इन, ये इसमें हो गई आपका स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। किसकी डाइजेशन हुई है? प्रोटीन की। प्रोटीन पे किसने वर्क किया? पेप्सिन ने, राइट। अभी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर वन में ही कन्वर्ट हुए हैं, बस इतना याद रखना है। अब आ जाइए डाइजेशन इन, ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड हमारा आएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर करेगा तो क्या क्या काम होते हैं देखिए। ये ऊपर का मैं रब कर देती हूँ। यस, अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको क्या बताई कि लीवर से ये गॉल ब्लैडर से जूस लेके आ रही है बाइल डक्ट, और ये यहाँ इसके पीछे से निकलेगी। ये कंसेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर करना है। बाइल डक्ट यहाँ तक आई, स्टमक के नीचे एक और सॉलिड ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट है? पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज अपने सिक्रेशन को किससे लेगी? ये दिस इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? पेंक्रियाटिक डक्ट। एंड दिस इज बाइल डक्ट, आप पहले ही पता है आपको। एंड दोनों मिल गई है तो बन गई है कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट अब इस रीजन में आके ओपन हो रही है, फिर नीचे आगे एक्सटेंडेड रीजन है। दिस इज कॉल्ड कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट। अब कॉमन डक्ट क्या क्या लेके आ रही है? लीवर से आया बाइल जूस और पेंक्रियाज से आया है पेंक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों पहुंच चुके हैं, और पहुंच के इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो बाइल है, बाइल के अंदर एक तो ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, सेकंड ये मीडियम को बेसिक बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बाइल जूस के अंदर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए पहला काम क्या होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? फर्स्ट फैट की इमल्सिफिकेशन कर कौन रहा है? बाइल जूस। इमल्सिफाइड हो गया फैट, यानी कि जो इसके कॉम्प्लेक्स या लार्ज ग्लोबुलस थे वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो गए। आप ये ऐसे याद रख लीजिए कि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहां तक बात आपको क्लियर आ गई। काम किसने किया है? बाइल जूस ने। अभी फैट की कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है चिल्ड्रन। अब आ जाइए जो पेंक्रियाज है उसका जूस और इंटेस्टिनल जूस दोनों ही। अब जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर भी 3 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट है, अमाइलेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट पे, लाइपेज वर्क करेगा जो इमल्सिफाइड फैट है उसके ऊपर, एंड ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करने का काम करेगा प्रोटीन को, राइट।
अब जो इंटेस्टिनल जूस है वो भी इसके साथ ही, इसमें भी 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, पेप्टिडेज, सुक्रेज एंड माल्टेज। पेप्टिडेज ट्रिप्सिन के साथ कंबाइन होके प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो सुक्रेज है ये शुगर मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, एंड जो माल्टेज है ये डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। यहां तक आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कंप्लीट डाइजेशन देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, कार्बोहाइड्रेट दोनों काम कर रहे हैं। जो आपका सुक्रेज है वो भी वर्क कर रहा है, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किस में हो गया, ग्लूकोज में। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टेड फॉर्म क्या हुई चिल्ड्रन, ग्लूकोज। सेकेंड थिंग जो इसमें आ रहा है हमारी, दैट इज द फैट। और फैट कौन सा है, ये बाइल जूस ने उसको इमल्सिफाई कर दिया, तो इमल्सिफाइड फैट लिखेंगे आप यहाँ पे। तो पार्शियली डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है। अब इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम कर रहा है चिल्ड्रन लाइपेज। लाइपेज कहाँ से आया है, पेंक्रियाज से, और इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। क्लियर हो गया। थर्ड है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन फूड कंपोनेंट के ऊपर दोनों चीजें काम कर रहे हैं। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टिनल जूस के अंदर भी पेप्टिडेज प्रेजेंट था, वो एंजाइम भी काम करेगा। तो जो पेंक्रियाज से आया है, कौन, ट्रिप्सिन, वो भी वर्क करेगा, ट्रिप्सिन, एंड कन्वर्ट कर देंगे इसको अमीनो एसिड में। सो ये तीनों फूड कंपोनेंट्स की डाइजेस्टेड फॉर्म आपके पास आ गई है। देखिए फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, फूड जियोडेनम से चला जाएगा जिजोनम की तरफ, आगे की डायरेक्शन में इसको पुश ऑन कर दिया। और चिल्ड्रन जिजोनम में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ आगे वाले रीजन पे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये ऐसे दिखेंगे आपको, जैसे ग्रास उगी हुई हो। इनको एक को हम बोलते हैं विलस, एक फिंगर को बोलेंगे विलस, एंड ग्रुप को हम बोल देंगे विली। विलीज क्या करेंगी, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आए हैं इसके अंदर उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। ईच एंड एवरी विली विलस इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स and they transfer that digested food directly into blood stream, into blood vessels. blood vessels से ये digested food टारगेट रीजन को सप्लाई किया जाता है। तो जो अब्जॉर्प्शन हुई है, जो कैप्चरिंग हुई है डाइजेस्टेड फूड की, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद में जो उसकी ट्रांसलोकेशन हो रही है, फूड को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हर सेल को, अपनी बॉडी में कोई भी सेल हो, हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी में रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां रिपेयरिंग की और ग्रोथ की जरूरत होती है वहां प्रोटीन पहुंच जाएगी, अमीनो एसिड पहुंचेंगे। जहां एनर्जी चाहिए वहां पे ग्लूकोज चला जाएगा, और ग्लूकोज के एब्सेंस में फिर फैट की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज फैट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ एक नया टाइप का टिश्यू बना देता है, दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, या स्किन के नीचे भी वो स्टोर हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड है ये लिवर में स्टोर रहता है, यानी लिवर एक स्टोरेज का काम करता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो जो ग्लूकोज इसके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है उसको फिर ब्रेक कर देता है ग्लूकोज से, और हमारी बॉडी एनर्जाइज रहती है। जैसे हम लॉन्ग जर्नी पे हैं या फास्ट पे हैं तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक होकर हमें ग्लूकोज देता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। और जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो फैट की बर्निंग होती है, और अगर बॉडी में फैट भी नहीं रहता तो वहां पे लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो एमिनो एसिड्स को ग्लूकोज एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि जो तीनों फूड कंपोनेंट्स है उससे हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती रहती है, राइट। अब फूड की एब्जॉर्प्शन भी होगी, एसिमिलेशन भी होगी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो आगे
लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पुश कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल चले गए हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी और कोई काम उसमें नहीं होता। अब वो ट्रांसफर से घूमता हुआ नीचे आएगा रेक्टम में। इस रेक्टम के अंदर फूड 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक रह जाता है, धीरे धीरे इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, और जैसे ही फुल हो जाता है तो फिर हमें इंट्रूशन होती है और एनएस के थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आई थिंक अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जहां कहीं पे कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।